नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। देखिए इसमें हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चंस भी डिस्कस होंगे। जैसा आपको पता है आपका पेपर वन में जो है 100 नंबर के जो है क्वेश्चंस आएंगे। इसमें हिंदी इंग्लिश जीके एचपी जीके सब जो है वो इंक्लूड है, तो उसी को हम कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि पेपर 2 में अगर आपके नंबर क्लैश कर जाएँ तो पेपर 1 में आपके नंबर जो है सबसे ज़्यादा हों और आप ही को जो है प्रायोरिटी मिले। यही कोशिश हम कर रहे हैं अपनी तरफ से। देखो हम कोई भी पोर्शन कोई भी सेक्शन ऐसा नहीं छोड़ेंगे जो हमने टच ना किया हो, और आपको एग्जाम में डेफिनेटली डायरेक्टली इनडायरेक्टली हेल्प मिलनी चाहिए और मिलेगी भी डेफिनेटली, जैसे कि प्रीवियस एग्जाम्स में भी मिलती रही है। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से जो है डिस्कशन स्टार्ट करेंगे। बोलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन है, मित्र शक्ति एक्सरसाइज इज अ बायलैटरल जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन दी आर्मीज ऑफ इंडिया एंड विच कंट्री। तो बोलते हैं कि मित्र शक्ति अभ्यास जो है वो किन देशों की सेनाओं के बीच में होता है। एक तो ये भारत होता है, भारत के साथ दूसरी कंट्री कौन होती है जो मित्र शक्ति एक्सरसाइज में जो है वो पार्टिसिपेट करती है। तो भारत के अलावा जो मित्र शक्ति में पार्टिसिपेट करती है वो श्रीलंका कंट्री जो है वो करती है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अभी देखिए मैं स्पेशली थैंक्स कहूँगा आपका स्पेसिफिक रूप से हमारे जो एक व्यूअर हैं जो डेली हमें जो है वो कमेंट्स करके बताते रहते हैं क्वेश्चंस के आंसर और डेली गाइड भी करते हैं जब कुछ गलती जो है वो हो जाती है। और मुझे लगता है ना इसी को लर्निंग कहते हैं, जब हम एक दूसरे से जो है वो सीखते हैं। मैंने गलत जो है वो इसको प्रोनाउंस कर दिया था, ये मित्र शक्ति है। हमने ना पिछली बार गलत पढ़ लिया था। अभी आपका डाउट क्लियर होगा कैसे। 2 एक्सरसाइज हैं, एक है मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो इंडिया श्रीलंका के साथ करता है, एक है मैत्री एक्सरसाइज। तो हमने ना मित्र इस तरह से गलत प्रोनाउंस कर दिया था और फिर थोड़ा सा आगे पीछे चीजें हो गई थी। अब आपने ध्यान रखना है कि मित्र शक्ति एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और श्रीलंका की होती है और मैत्री एक्सरसाइज जो है ये होती है किसकी, इंडियन आर्मी की और थाई आर्मी की। थाई यानी कि थाईलैंड की आर्मी की। ये आपने ध्यान रखना है कि इंडियन और थाईलैंड आर्मी के बीच में जो है ये होती है। तो ये आपने ज़रूर क्लियर करना है, मित्र और मैत्री। इससे पहले हम इंपॉर्टेंट एक्सरसाइजेज पढ़ चुके हैं, जैसे कि वरुण एक्सरसाइज होती है इंडिया और फ्रांस के बीच में, शक्ति एक्सरसाइज होती है ये भी इंडिया और फ्रांस के बीच में ही जो है वो होती है। इसी तरह जो है वो गरुड़ा शक्ति एक्सरसाइज होती है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में जो है एक्सरसाइज होती है। खंजर एक्सरसाइज होती है, हमने नहीं रिवाइज की थी ये पहले। खंजर एक्सरसाइज जो है वो इंडिया और किर्गिस्तान के बीच में जो है वो होती है। खंजर एक्सरसाइज आपने ज़रूर ध्यान रखना है। हमने इक्विवेरियन एक्सरसाइज पढ़ा था, मालदीव्स के साथ जो है ये हमारी होती है। और इसी तरह आपने युद्ध अभ्यास भी ध्यान रखना है, यूनाइटेड स्टेट के साथ हम करते हैं। वज्र प्रहार भी हम यूनाइटेड स्टेट के साथ जो है वो करते हैं। ये एक्सरसाइजेस हैं, इनके ऊपर ज़्यादा फोकस इसलिए किया जा रहा है क्योंकि ये एग्जाम में पहले भी पूछी गई हैं और आगे भी डेफिनेटली पूछी जाएंगी। आगे देखें क्वेश्चन में बोलते हैं लूना 25 रिसेंटली क्रैश्ड ऑन द मून सरफेस इट बिलोंग टू। तो बोलते हैं कि लूना 25 जो था वो मून के सरफेस पर जो था वो जाकर क्रैश हो गया। ये कौन सी कंट्री से संबंधित था, कौन सी कंट्री ने इसको भेजा था? तो इसको भेजा गया था रशिया के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। ये रशिया के द्वारा जो था वो भेजा गया था मून के सरफेस पर, परंतु इसकी सॉफ्ट लैंडिंग नहीं हो पाई। जैसे हमारे चंद्रयान 3 की एक सॉफ्ट लैंडिंग हो गई और ये वहाँ पर जाकर क्रैश हो गया। अब देखो रशिया के द्वारा भेजा गया था, हम यहाँ पर इंपॉर्टेंट बातें समझेंगे। ये ना एक तरह से कंटेम्प्रेरी हुआ हमारे चंद्रयान 3 का। चंद्रयान 3 जो था वो जुलाई 14 को जो था वो लॉन्च किया गया था और ये जो था वो अगस्त 10 को जो था वो लॉन्च किया गया था। और जैसे हमारा चंद्रयान 3 जो था वो उसका एक्सपेक्टेड था कि अगस्त 23 को जो है वो वहाँ पर जाकर लैंड करेगा, उसी अकॉर्डिंग उसने लैंड भी किया। इसका एक्सपेक्टेड था कि 21-22 को वहाँ पर जाकर लैंड करेगा, परंतु ये क्रैश हो गया बीच में। अब आप कहेंगे कि दोनों तो धरती से छोड़े गए, फिर रशिया का पहले कैसे पहुँच गया, हमारे इंडिया का बाद में जाकर कैसे पहुँचा? देखो ये पृथ्वी है, मान लो ये चंद्रमा है, तो हमारा जो गया ना चंद्रयान वो इस तरह से घूम के गया और फिर वहाँ पर जाकर गया। और जो रशिया का गया ना, रशिया वालों ने क्या किया था, इन्होंने ज़्यादा इसको घुमाया नहीं था, इन्होंने सीधा इस तरह से भेज दिया इसको मून के ऊपर। तो हमारा फ्यूल भी कम खर्च हुआ था, हमारा जो है वो पैसे भी कम खर्च हुए थे, रशिया के पैसे भी ज़्यादा खर्च हुए थे और फ्यूल भी ज़्यादा था, तो फिर भी रशिया का क्रैश हो गया। परंतु हमारे जो साइंटिस्ट थे ना वो श्योर थे कि हमारा फेल हो ही नहीं सकता मिशन इस बार, ये बुरी बात है। अब जिस दिन लैंड किया गया ना ये अगस्त 23 को, तो अगस्त 23 को कहा गया कि हम जो है वो यहाँ पर मनाएंगे नेशनल स्पेस डे। हम नेशनल स्पेस डे जो है वो मनाया करेंगे जब ये लैंड किया गया, उस दिन को सेलिब्रेट करने के लिए। और आपको पता है कि इंडिया ना पीछे नहीं रहने वाला है वर्ल्ड लेवल पर भी। तो इंडिया ने जिस पॉइंट के ऊपर ये लैंड किया ना उस पॉइंट को शिव शक्ति नाम जो था वो दिया गया। और जहाँ पर चंद्रयान 2 ने अपने पर चिन्ह छोटे थे वहाँ पर तिरंगा पॉइंट जो था वो नाम दिया गया। नेशनल स्पेस डे 23 अगस्त को जो है वो अब मनाया जाएगा, ये भी अनाउंस साथ में किया गया। तो लूना के बारे में जान लिया आपने। थोड़ी सी ये चीज़ें याद रखनी चाहिए एग्जाम में, बहुत ऑप्शन को एलिमिनेट करने में ये कहीं ना कहीं पर कई बार तो ये साइंस के क्वेश्चन को एलिमिनेट करने में हेल्प कर देंगी, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अगले क्वेश्चन देखें, बोलते हैं
हैं वेयर इज़ द वेन्यू ऑफ इंडियाज़ 77th इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन। तो बोलते हैं कि 77 जो इंडिपेंडेंस डे हमारा हुआ उसका जो सेलिब्रेशन किया गया उसका वेन्यू क्या रखा गया था, कहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो जो 77 हमारा जो इंडिपेंडेंस डे था इसका वेन्यू रखा गया था क्या, लाल किला। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब लाल किला सुनते ही ना माइंड में पिछले कल आप फटाफट वीडियो में जाकर पहुंच जाने चाहिए कि लाल किला तो पिछले कल पढ़ा था, जिसको रेड फोर्ट हमने वहां पर कहा था, इंग्लिश में रेड फोर्ट हमने जिसको कहा था। और रेड फोर्ट को यूनेस्को की लिस्ट में कब शामिल किया गया, जल्दी से आंसर दे दीजिए माइंड में ही। इसको जो था वो 2007 में जो था वो यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया। जैसे ही मैं बोलता हूँ ना कि यूनेस्को की लिस्ट में शामिल किया गया था, आपके मन में सीधा ही आंसर आना चाहिए कि 2007 में इसको ऐड किया गया था। 77 हमने इंडिपेंडेंस डे जो था वो इस बार बनाया। और शुरू से ही परंपरा चलती आ रही है कि लाल किले से ही जो है वो झंडा फहराया जाता है, रेड फोर्ट से ही जो है वो झंडा फहराया जाता है। शाहजहां के द्वारा जो था वो फाउंडेशन रखी गई थी लाल किले की, एक तरह से ये कहा जाता है। और आपने ध्यान रखना है कि जवाहरलाल नेहरू जो था वो फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे जिनके द्वारा ये डिसाइड किया गया था कि लाल किले के ऊपर से जो है वो झंडा फहराया जाएगा। और 15 अगस्त 1947 को जो था वो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा जो था वो तिरंगा जो था वो फहराया गया था यहाँ से। ये लाल किला ना ऐसे हल्के में नहीं देना है इसको। ये 500 रुपये का जो नोट होता है ना, 500 रुपये की जो करेंसी होती है, हाईएस्ट करेंसी हमारे पास 500 रुपये की ही है इस टाइम। 2000 के नोट तो बैन हो गए हैं, तो 500 रुपये की करेंसी हाईएस्ट है। और 500 रुपये की करेंसी के पीछे अगर आप कुछ देखेंगे ना तो लाल किला आपको मिलेगा देखने को। रेड फोर्ट जो है वो वहाँ पर जो है वो डिपिक्ट किया गया है एक तरह से, ये कहेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट हमने क्लियर कर लिया। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या बोलते हैं साइक्लोन हेमोन वाज ए ट्रॉपिकल साइक्लोन दैट वाज फॉर्म्ड इन बे ऑफ बंगाल, इट वाज नेम्ड बाय। कोई भी साइक्लोन जब कहीं से भी निकलता है ना तो उसको नाम दिया जाता है, और नाम ना कंट्रीज के द्वारा दिया जाता है, उस नाम की पूरी प्रोसेसिंग होती है। ये साइक्लोन हेमोन अभी हाल फिलहाल में आपने देखा होगा खबरों में इसी महीने। तो ये साइक्लोन जो हेमोन है ना ये ट्रॉपिकल साइक्लोन है एक, और ये बे ऑफ बंगाल से जो था वो फॉर्म हुआ। और इसको जो नाम दिया गया है वो किस कंट्री के द्वारा दिया गया है, ईरान के द्वारा इसे ये नाम दिया गया है। ऑप्शन ए ईरान जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ईरान का नाम सुनते ही ना आपके मन में रामसार कन्वेंशन जो हुई थी, रामसार कन्वेंशन आपके मन में आनी चाहिए। 1971 की ये कन्वेंशन है। और 2 फरवरी को जो है हम वेटलैंड डे भी जो है वो बनाते हैं, क्योंकि इसी दिन जो था वो रामसार कन्वेंशन जो था वो साइन हुई थी। हम जो पढ़ते हैं वेटलैंड्स, टेस्ट सीरीज में हमने वेटलैंड का क्वेश्चन पढ़ा भी था कि टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स कितनी है इंडिया में, कितनी है अभी आप कमेंट करके बता दो। टेस्ट सीरीज में हमने पढ़ रखा है, जो पीजीटी के लिए टेस्ट सीरीज बताइए। चलो मैं ही बता देता हूँ, 75 टोटल नंबर ऑफ वेटलैंड्स जो है वो इंडिया में है। अभी तक का ये आंकड़ा हमारे पास अवेलेबल है। ईरान जो कंट्री है ना इसकी कैपिटल कहाँ पर है, तेहरान जो है वो इसकी कैपिटल है। तेहरान आपने इसकी कैपिटल ध्यान रखनी है। इसकी करेंसी ज़रूरी है, करेंसी भी एग्जाम में इसकी पूछ ली जाती है कि इसकी करेंसी जो है वो क्या है। तो करेंसी आप ध्यान रखें कि रियाल करके जो है वो ईरान की करेंसी जो है वो आती है। कौन सी करेंसी है इसकी, रियाल इसकी करेंसी आती है। चलो ये क्लियर हो गया। हमारे पास ऑप्शन में इराक भी दिया गया है, तो इराक की कैपिटल क्या है, बगदाद जो है वो इराक की कैपिटल है। बगदाद आपने ध्यान रखना है कि इसकी कैपिटल है। और इराक की करेंसी क्या है, तो इराकी दिनार करके जो है वो इसकी करेंसी है। हम बांग्लादेश की बात कर लेते हैं। बांग्लादेश की कैपिटल जो है वो ढाका है। ढाका की करेंसी क्या है, टका इसकी करेंसी है। इंडिया की करेंसी क्या है जी, इंडिया की करेंसी है रुपी, है ना। बिल्कुल ही आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन देखें, यहाँ पर वही दिया गया है कि साइक्लोन हेमून वॉज ट्रॉपिकल साइक्लोन, और कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, बे ऑफ बंगाल से हुआ। ईरान ने इसको नाम दिया। हेमून जो है वो पर्शियन वर्ड है, जिसका पर्शियन वर्ड है जो इनलैंड डिजर्ट लेक्स मार्शलैंड्स के लिए जो है वो इस्तेमाल किया जाता है। ये सारा आपने ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट डिक्लेयर्ड द गैंजेटिक डॉल्फिन एज द स्टेट एक्वेटिक एनिमल। तो बोलते हैं कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस राज्य ने गंगा डॉल्फिन को जो है वो अपना राज्य जलीय जीव घोषित किया है। तो गैंजेटिक जो डॉल्फिन है ना उसको किसके द्वारा जो है वो घोषित किया गया है, एक्वेटिक एनिमल अपना, तो उत्तर प्रदेश के द्वारा जो है वो किया गया है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। उत्तर प्रदेश के द्वारा, उत्तर प्रदेश है, उत्तराखंड मैंने टिक कर दिया, उत्तर प्रदेश ऑप्शन बी सही आंसर है। उत्तर प्रदेश जो है, उत्तर प्रदेश ने ये डिसाइड किया है कि हम क्या करेंगे, हम गैंजेटिक डॉल्फिन को जो है अपना स्टेट एक्वेटिक एनिमल जो है डिक्लेयर करने की घोषणा करते हैं। और 1 नंबर का ये क्वेश्चन डायरेक्टली जो है वो यहाँ से बन जाता है।
कि आपको पता है कि उत्तराखंड जो था वो पहले उत्तर प्रदेश का जो था वो पार्ट हुआ करता था। तो उत्तराखंड जो था वो उत्तर प्रदेश से अलग हुआ। उत्तर प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट था 2002 का नहीं, वर्ष 2000 का ये एक्ट था। यहाँ से क्या हुआ, यहाँ से उत्तर प्रदेश को जो था वो डिवाइड कर दिया गया और उत्तराखंड जो था वो एक अलग से स्टेट बनाया गया। और उत्तराखंड कब स्टेट बना था, ये क्वेश्चन बन सकता है। तो 2000 में, वर्ष 2000 में जो था उत्तराखंड एक स्टेट के रूप में बनकर सामने आया था। जैसे हमारा हिमाचल, जिसको 1971 में पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था, वैसे ही उत्तराखंड जो था वो 2000 में जो था वो एक स्टेट के रूप में सामने आया था। तो ये हमने लिंक कर लिया थोड़ा सा। अगर पॉलिटी में भी आ जाते हैं, अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं विच स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू गिव द फर्स्ट उद्योग रत्न अवार्ड टू रतन टाटा। बोलते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने जो है वो, किस राज्य सरकार ने रतन टाटा को पहला उद्योग रत्न पुरस्कार देने की घोषणा की है। तो रतन टाटा को, टाटा साहब जो हैं, इनको ये अनाउंस किया गया है कि हम उद्योग रत्न अपना पहला अवार्ड ये देंगे। और ये घोषणा महाराष्ट्र के द्वारा जो है वो की गई है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा, महाराष्ट्र स्टेट के द्वारा की गई है। रतन टाटा की अगर हम बात करते हैं ना, तो इनको पहले भी जो है वो एक अवार्ड दिया गया था। असम का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड जो है, असम वैभव अवार्ड जो था वो इनको दिया गया था। और जो असम के द्वारा अवार्ड दिया गया था वो 2021 के आसपास की बात है जब ये अवार्ड दिया गया था। महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर हैं वो प्रेजेंट टाइम में एकनाथ शिंदे हैं। एकनाथ शिंदे यहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। महाराष्ट्र में टोटल नंबर ऑफ हमें सीट्स देखने को मिलती हैं असेंबलीज की, यानी कि विधानसभा की, वो 288 सीट्स जो हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं। महाराष्ट्र में लेजिस्लेटिव असेंबली तो है ही है, यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल भी जो है वो है। लेजिस्लेटिव काउंसिल की कितनी सीट्स यहाँ पर आती हैं, तो 78 सीट्स जो हैं वो लेजिस्लेटिव काउंसिल के यहाँ पर आती हैं। ये सारी बातें ध्यान रखनी है। पता है ना आपको कि लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल हर एक स्टेट के पास नहीं है। जैसे हिमाचल प्रदेश के पास सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है, कुछ एक गिने चुने स्टेट्स हैं जिनके पास लेजिस्लेटिव काउंसिल है। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या दिया गया है। बोलते हैं विच इज़ द सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज दैट हैड रिसीव्ड 13 महारत्ना स्टेटस। तो महारत्ना स्टेटस बोलते हैं अभी हाल फिलहाल में दिया गया है। तो महारत्ना स्टेटस दिया गया है 13वें नंबर का ये स्टेटस दिया गया है। ये कौन सी कंपनी को जो है वो दिया गया है महारत्ना का स्टेटस, तो ये ऑयल इंडिया लिमिटेड को जो है वो दिया गया है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। OIL जिसको कहते हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड, इसको महारत्ना का स्टेटस जो है वो दिया गया है। हर किसी को महारत्ना का स्टेटस नहीं मिलता, पहली बात तो ये जाने। अब मिलता है तो किस किस को मिलता है, देखो हमारे पास महारत्ना कंपनीज है, नवरत्ना कंपनीज है, मिनी रत्ना कंपनीज है। महारत्ना स्टेटस उन कंपनीज को जो है वो दिया जाता है जिनका नेट प्रॉफिट जो है वो 5000 करोड़ से ज़्यादा होता है पिछले 3 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स में। ये आपने ध्यान रखना है। जिनका एवरेज एनुअल टर्नओवर जो है वो 25000 करोड़ से ज़्यादा होता है पिछले 3 सालों में। और आपने ध्यान रखना जिनका एनुअल नेट वर्थ जो है वो 15000 करोड़ से ऊपर होता है पिछले 3 सालों में। तो मतलब पिछले 3 साल देखे जाते हैं ना, ऐसे नहीं दे दिया जाता। एक बड़ा ही बेसिक क्वेश्चन, जैसे आप जाएंगे पटवारी का एग्जाम भी देंगे आप जो है वो, और भी बहुत सारे एग्जाम्स देंगे, या फिर हो सकता है आपके PGT के एग्जाम में ही पूछ लिया जाए कि ऑयल इंडिया लिमिटेड का हेडक्वार्टर कहाँ पर स्थित है। तो इसका हेडक्वार्टर असम में स्थित है। ये आपने ध्यान रखना है कि असम में जो है वो इसका हेडक्वार्टर जो है वो स्थित है। अभी साथ साथ में नोट करें कि महारत्ना स्टेटस कंपनीज कौन कौन सी हैं। तो महारत्ना स्टेटस कंपनीज में जो है एक आ जाती है BHEL, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, BHEL आपने ध्यान रखना है। एक इसमें आ जाती है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, BPCL, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर आ जाती है। कोल इंडिया लिमिटेड यहाँ पर आ जाती है। GAIL, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो है वो यहाँ पर आ जाती है। इसके अलावा यहाँ पर HPCL यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर आ जाती है। IOCL, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर आ जाती है। NTPC, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन यहाँ पर आ जाती है। ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन लिमिटेड यहाँ पर आ जाती है। पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन जिसको PFC भी कहते हैं वो यहाँ पर आ जाती है। पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन भी जो है वो यहाँ पर आती है। पावर ग्रिड के अलावा REC लिमिटेड भी जो है वो आती है। REC लिमिटेड हो गया रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये भी यहाँ पर आती है। और एक आती है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, SAIL जिसको कहते हैं, सेल, वो आती है। और ऑयल इंडिया लिमिटेड जो है वो यहाँ पर आती है। तो ये सारी आपने 13 की 13 कंपनीज याद रखनी है जिनके पास महारत्ना कंपनीज का जो है वो स्टेटस है। महारत्ना कंपनीज का स्टेटस आपको पता चल गया, इसको जरूर नोट करें। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच, देखो पेपर 1 ना बड़ा ही अनप्रिडिक्टेड सा होगा। अब टोटली जो है वो लक मैटर हो जाएगा। देखो पास करना तो बहुत आसान है ना, दिक्कत तब होती है जब नंबर क्लैश कर जाते हैं। तो कोशिश, मैं बार बार यही कह रहा हूं कि कोशिश यही करें कि हर एक एंगल को आप टच कर लें। और PGT का मौका फिर से नहीं मिलने वाला है।
बड़े सालों के बाद पीजीटी की पोस्टें आती हैं। जैसा जितनी जान आप अलाइड क्लरिकल जेओ के लिए मारते हैं ना, उससे ज़्यादा जान पीजीटी के लिए मारे। और पीजीटी एक बार क्रैक हो गया ना तो मतलब समझिए कि बहुत ज़्यादा जो है अच्छी जॉब है, कॉलेज कैडर के बाद बहुत अच्छी जॉब ये मानी जाती है। तो डेफिनेटली दिन रात एक करके जो है तैयारी करें। खैर क्वेश्चन देखिए आप, पिछले कल के क्वेश्चन के साथ इसको लिंक करना। बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नोन एज लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस देश को सफेद हाथियों का देश भी कहा जाता है। लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट किसको कहा जाता है? ये थाईलैंड को जो है वो कहा जाता है। ऑप्शन बी जो है, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है, थाईलैंड। थाईलैंड को लैंड ऑफ वाइट एलिफेंट्स जो है वो कहा जाता है। हमने पिछले कल क्या पढ़ा था? हमने लैंड ऑफ राइजिंग सन पढ़ा था। जापान को जो है वो लैंड ऑफ राइजिंग सन कहा जाता है। हमने पढ़ा था लैंड ऑफ मिडनाइट सन। लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो किसको कहा जाता है? वो नॉर्वे को जो है वो कहा जाता है। वो भी आपने ध्यान रखना है कि लैंड ऑफ मिडनाइट सन जो है वो नॉर्वे को कहा जाता है। अच्छा, थाईलैंड हमने पढ़ लिया था, जापान हमने पढ़ लिया था। आज हमने थाईलैंड पढ़ लिया, पिछले कल जापान हमने पढ़ लिया था और नॉर्वे हमने पढ़ लिया था। अभी ये भी तो पता होना चाहिए कि इनकी कैपिटल्स कहाँ पर स्थित है। हम सबसे पहले बात करते हैं थाईलैंड की, कि थाईलैंड की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है। थाईलैंड की कैपिटल की बात करें तो बैंकॉक में थाईलैंड की कैपिटल स्थित है। अगर हम बात करें कि उसी तरह हमारा नॉर्वे भी कंट्री है, तो नॉर्वे कंट्री की कैपिटल जो है वो कहाँ पर स्थित है? तो नॉर्वे की कैपिटल जो है ओस्लो में स्थित है। कहाँ पर? ओस्लो में स्थित है। और आपने ध्यान रखना है कि जापान की कैपिटल कहाँ पर स्थित है? जापान की कैपिटल जो है वो टोक्यो में स्थित है। यहाँ पर ना फिनलैंड ऑप्शन में दिया गया है। फिनलैंड को लैंड ऑफ लेक्स कहा जाता है। लैंड ऑफ लेक्स भी जो है वो इसको कहा जाता है फिनलैंड को। तो ये आपने क्लियर करना है। यहाँ पर माना जाता है बहुत सारा ज़्यादा लेक्स हैं, कम से कम यहाँ पर 1,80,000 से ज़्यादा लेक्स जो है वो कही गई थी। तो लैंड ऑफ लेक्स इसको कहा जाता है। क्या इतना आप जरूर ध्यान रखना। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में बोलते हैं इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर द प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट वॉज पास्ड। तो बोलते हैं कि निम्नलिखित में से किस वर्ष घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम पारित किया गया था। आपको पता है कि महिलाओं की प्रोटेक्शन जो बहुत ज़रूरी है, जो डोमेस्टिक घरेलू हिंसा उनके ऊपर होती है, डोमेस्टिक वायलेंस जिसको कहते हैं, वो होती है। तो ये एक्ट जो था वो कब पारित किया गया था? 2005 में। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। 2005 का ये एक्ट है जब इसको पारित किया गया था। और अस्तित्व में ये कब आया था? तो 2006 में फिर ये अस्तित्व में जो था वो आ गया था। पास इसको 2005 में कर दिया गया था, 2006 में ये अस्तित्व में जो था वो आ गया था। आपने ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ध्यान रखना है कि नेशनल कमीशन फॉर वुमेन भी जो है वो एस्टेब्लाइज किया गया। तो नेशनल कमीशन ऑफ वुमेन जो है वो कब एस्टेब्लाइज किया गया था? 1992 में जो था वो नेशनल कमीशन फॉर वुमेन एस्टेब्लाइज किया गया था। ये 1 नंबर का पक्का क्वेश्चन जो है वो बनेगा। पीजीटी में न बने, पीजीटी पॉलिटी में बन सकता है, वहाँ पर आपने ध्यान रखना है। पीजीटी पेपर 1 में बन सकता है। कई बार एग्जामिनर बड़ा घुमा फिरा के सीधा सा क्वेश्चन पूछ लेगा कि जो करंट चेयरपर्सन है नेशनल कमीशन फॉर वुमेन की वो कौन है? तो वो है रेखा शर्मा। उनका नाम आपने ध्यान रखना है। रेखा शर्मा जो है वो प्रेजेंट चेयरपर्सन है, इनका आप ध्यान रखें, ठीक है। तो ये बड़े सिंपल से क्वेश्चंस परंतु याद रखने लायक हैं, क्योंकि बड़े कम ये रिवाइज होते हैं किताबों में, नोट्स में लिखे गए हों तो हेल्प कर जाते हैं। बोलते हैं विच, अगले क्वेश्चन में बोलते हैं, यहाँ पर बोलते हैं विच वन ऑफ अमंगस्ट द फॉलोइंग रिवर्स फ्लो थ्रू अ रिफ्ट वैली। सिंपल सा क्वेश्चन है कि रिफ्ट वैली से होकर जो है वो कौन सी नदी जो है वो निकलती है। ये तो बहुत बार HPSSC में भी पूछा गया है, ये तो किसी भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तापी नदी जो है ना वो निकलती है रिफ्ट वैली से होकर। हमारे पास 2 नदियां हैं, एक नर्मदा है, दूसरी है तापी। ये दोनों नदियां जो है रिफ्ट वैली से होकर जो है वो निकलती हैं। तापी नदी का ओरिजिनेट कहाँ से होता है? मध्य प्रदेश से जो है ये निकलती है। मध्य प्रदेश में कहाँ से निकलती है? मध्य प्रदेश के बैतूल डिस्ट्रिक्ट से जो है ये निकलती है। ये भी आपने ध्यान रखना है। सतपुरा की पहाड़ियाँ नज़दीक में है जहाँ से ये निकलती है। रिफ्ट वैली से होते हुए जो है ये गुजरती है। फाइनली ये अराबियन सी में जाकर जो है वो मिल जाती है। ये आपने ध्यान रखना है, फाइनली अराबियन सी में जाकर मिल जाती है। नर्मदा नदी की बात करें तो नर्मदा नदी की कहानी भी जो है वो मिलती जुलती ही है। नर्मदा नदी जो है ये भी रिफ्ट वैली से होकर जो है वो गुजरती है। और नर्मदा नदी जो है वो निकलती कहाँ से है? तो नर्मदा नदी जो है अमरकांतक की जो पहाड़ियाँ हैं ना, अमरकांतक से जो है ये होकर निकलती है। और अमरकांतक पड़ता कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में ही जो है वो अमरकांतक पड़ता है। चलो इतनी बात भी समझ आ गई। और साथ में आपने क्या ध्यान रखना है कि ये फाइनली जाकर कहाँ पर मिलती है? तो ये भी अराबियन सी में जाकर ही जो है वो फिर मिल जाती है। एक देखो, एक बड़ा ही एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है डैम्स का। इंपॉर्टेंट डैम्स कौन सी नदियों के ऊपर जो है वो बने हुए हैं?
तो एक तो बड़ा ही इम्पोर्टेंट जो है वो है उकाई डैम। उकाई डैम जो है वो कहाँ पर बना हुआ है, तापी नदी के ऊपर जो है वो बना हुआ है। कौन से स्टेट में बना हुआ है, गुजरात में जो है ये बना हुआ है। तो ये आपने ध्यान रखना है। हथनूर डैम ध्यान रखना है कि हथनूर डैम जो है वो कहाँ पर स्थित है, ये महाराष्ट्र में जो है वो स्थित है और ये भी तापी नदी के ऊपर ही जो है वो बना हुआ है। तो और ऐसे डैम जो नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो बने हुए हैं, तो नर्मदा नदी के ऊपर जो है वो इंदिरा सागर डैम बना हुआ है, ओमकारेश्वरम सागर डैम जो है वो बना हुआ है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट सरदार सरोवर डैम जो है वो बना हुआ है। सरदार सरोवर डैम जो है वो कौन से स्टेट में जो है वो पड़ता है, तो सरदार सरोवर डैम जो है वो गुजरात स्टेट में जो है वो पड़ता है। गुजरात स्टेट ध्यान रखना है। एक हमने इंदिरा सागर डैम जो है वो पढ़ा कि इंदिरा सागर डैम में है, तो इंदिरा सागर डैम जो है वो कहाँ पर पड़ता है, ये मध्य प्रदेश में पड़ता है, ये भी आपने ध्यान रखना है। और एक हमने ओमकारेश्वरम डैम पढ़ा, तो ओमकारेश्वरम डैम जो है वो कहाँ पर पड़ता है, तो ये भी मध्य प्रदेश में ही जो है वो पड़ता है। तो ये आप ध्यान रखें कि कौन सा डैम कौन सी नदी पर है, कहाँ पर ये पड़ता है, किस तरह से पूरी बात है, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन रहता है। आगे बोलते हैं कि इनकरेक्टली स्पेल वर्ड आपको बताना है जो गलत रूप से जो है स्पेल किया गया है। बिलीफ क्या कोई वर्ड होता है, अगर होता है तो उसकी स्पेलिंग क्या होती है। बिलीफ वर्ड होता है और बिलीफ की स्पेलिंग जो है वो क्या होती है, BELIEF जो है वो इसकी स्पेलिंग होती है। ये होता है विश्वास, आप कह सकते हैं बिलीफ को। तो पहला जो है वो करेक्ट स्पेलिंग यहाँ पर दी गई है। हमने बिलो पढ़ा है, तो बिलो के ऊपर आपकी सबसे पहले नज़र जो है वो जानी चाहिए। बिलो की स्पेलिंग क्या होती है, बिलो की स्पेलिंग क्या होती है, बिलो की BELOW जो है वो स्पेलिंग होती है। मोस्ट एक्सपेक्टेड था कि आप इसको जो था वो एग्जाम में जाकर टिक कर देते, परंतु एग्जामिनर ने यहीं पर आपको कंफ्यूज करना चाहा था। एक जो है बेलो करके भी होता है, ये होता है गर्जना, तो ये स्पेलिंग भी सही थी। आप ना एक्सपेक्टेड था कि आप इसी को टिक कर आते, क्योंकि सबसे पहले ना इसी तरह के वर्ड्स पर जाती है। तो बेलो आपने क्या ध्यान रखना है कि चीख हो गया, गर्जना हो गया, ये जो है वो होता है। बेली क्या होता है, बेली की अगर हम बात करें तो बेली जो है ये भी बिल्कुल सही किया गया है। बेली पेट को कह देते हैं, जो पेट होता है उसको बेली कह दिया जाता है। और बिनिथ ये जो है वो इनकरेक्टली स्पेल किया गया है। बिनिथ की स्पेलिंग जो है वो क्या होती है, फिर बिनिथ की स्पेलिंग जो है होती है BENEATH, क्या होती है, BENEATH। तो बिनिथ जो है वो इसकी स्पेलिंग होती है नीचे होता है बिनिथ, ये आपने ध्यान रखना है। नीचे जो है वो होता है एबव जो है वो इसका एंटोनियम हो गया। फिर एंटोनियम मतलब अपोजिट मीनिंग, तो ये आपने नोट करना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। तो होपफुली कि आपने कुछ नया सीखा होगा आज यहाँ से इंग्लिश का एक वर्ड। आगे बोलते हैं सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट साइनोनियम। तो साइनोनियम बताना है, अप्रोप्रिएट कौन सा है, डेलिब्रेट हमारे पास दिया गया है। साइनोनियम मतलब बिल्कुल जो इसका सिमिलर मीनिंग है वो आपको बताना है। तो डेलिब्रेट होता क्या है, पहले ये पता होना चाहिए। डेलिब्रेट होता है विचार हो गया, विचार इसका है। तो विचार का मतलब हो जाएगा प्लान्ड, एक तरह से आप कह देंगे प्लान्ड। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। क्योंकि कैजुअल की अगर हम बात करें तो कैजुअल क्या होता है, कैजुअल आकस्मिक हो जाता है, तो ये इसका नहीं आएगा। हैसी क्या होता है, तो अगर हम बात करते हैं हैसी की, तो हैसी जो है मतलब जल्दबाजी में हो गया। रस्ट क्या हो गया, रस्ट भी जो है वो इस तरह से हो गया, भागा सा, भीड़ में, हड़बड़ी में, इस तरह से हो गया। तो प्लान्ड हमारे पास मिलता जुलता वर्ड जो है वो यहाँ पर आ जाता है। आज हमने हिंदी के क्वेश्चन भी जो है वो डिस्कस करने हैं। तो बोलते हैं कि इच्छा जो शब्द होता है ना, इच्छा का पर्यायवाची शब्द नहीं है, नहीं पूछा गया है, ध्यान देना है, नहीं पूछा गया है। तो इच्छा कामना तो आप करेंगे सही होता है। कामना और लिप्सा भी जो है वो इच्छा का पर्यायवाची होता है। स्पृहा जो है ये भी इसका पर्यायवाची होता है, परंतु यातना इसका पर्यायवाची नहीं होता है। ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इच्छा के पर्यायवाची होते हैं अभिलाषा, चाह, लालसा, मनोरथ, आकांक्षा, इच्छा, मर्जी, ये सारे इसके होते हैं। मैंने क्या कहा था, HAS मेंस का पेपर देंगे तो वहाँ पर पर्यायवाची पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में। एलाइड की तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पर पर्यायवाची पूछे जाते हैं हिंदी के पेपर में। तो वहाँ पर ना ऑप्शंस नहीं होती, वहाँ पर आपको ऐसे ही आंसर बताना होता है ना। तो इनको ऑप्शंस को ऐसे ही याद रखें, कम से कम एक शब्द के 3 पर्यायवाची तो याद रखें। तो अभिलाषा हो गया, चाह हो गया, कामना हो गया, लालसा हो गया, ये तो आसान ही है हमारे पास। आगे बोलते हैं मनुष्य की भाववाचक संज्ञा क्या है। तो मनुष्य की भाववाचक संज्ञा जो है वो क्या हो जाएगी, यहाँ पर मनुष्य की भाववाचक संज्ञा मनुष्यता हो जाएगी। ऑप्शन बी सही आंसर है, आसान ही है, भाववाचक संज्ञा है। अपमान का पर्यायवाची क्या होगा, अपमान के पर्यायवाची की अगर हम बात करें तो अपमान का पर्यायवाची इनमें से अवज्ञा होगा। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। अपमान के क्या क्या पर्यायवाची होते हैं, अपमान का पर्यायवाची हो जाता है उपहास हो गया, तिरस्कार हो गया, निरादर हो गया, अभिशाप हो गया, अपमानित हो गया, ये सारे जो है वो अपमान के पर्यायवाची जो है वो हो जाते हैं।
अच्छा चलो, मैंने कल भी आपसे पर्यायवाची पूछा था, आज फिर से पर्यायवाची पूछता हूँ। अगर नहीं भी आता होगा ना तो कमेंट करके तो आपको पता चल जाएगा कमेंट्स देख के। अगर नहीं भी आता है फिर आप इंटरनेट पे फिर से भी जो है वो अपने आप चेक करते हैं। अधर्म है आपके लिए, अधर्म जो है वो क्या पर्यायवाची इसका होता है, अधर्म का पर्यायवाची जो है वो आपने बताना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, थोड़ा अलग सा शब्द है पर्यायवाचियों के लिए, तो आपने कमेंट करके बताना है कि अधर्म का पर्यायवाची क्या होता है। आगे देखें, बोलते हैं दूषित का विलोम शब्द क्या है। तो दूषित का विलोम शब्द क्या होगा, ऑप्शन बी स्वच्छ जो है वो इसका विलोम शब्द हो जाएगा। दूषित का ऑब्वियसली पता है, स्वच्छ जो है वो इसका विलोम शब्द होता है। ये भी एचएस एलाइड के मेंस में भी कई बार विलोम शब्द जो है पूछे गए हैं, तो ऑप्शंस देखने से पहले ही आपको आंसर पता होने चाहिए, ये कोशिश किया करें जब पढ़ते हैं। और अगर एलाइड के लिए भी तैयारी कर रहे हैं ना, तो एलाइड सर्विसेज का टेस्ट सीरीज भी हमने चलाया है, शेड्यूल्ड वे में चलाया है, आप उसको भी अवेल कर सकते हैं। 50% डिस्काउंट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एलाइड और पीजीटी दोनों का लिंक दिया गया है, आप अवेल कर सकते हैं। डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगी, जैसे कि और एग्जाम्स में भी आपको मिलती रही है। क्वेश्चन देखिए आपके लिए क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे यहाँ पर, विच कंट्री विल होस्ट द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट इन फेब 2024। तो बोलते हैं कि फरवरी 2024 में जो है, जो देश का सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा, देश का नहीं विश्व का सबसे बड़ा जो कपड़ा, एक बड़े कपड़े जो वर्ल्ड लार्जेस्ट टेक्सटाइल इवेंट होगा, कपड़ों का आयोजन होगा, टेक्सटाइल इवेंट आप इस तरह से कहेंगे, तो ये कौन सी कंट्री जो है वो इसको होस्ट करेगी। 4 ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं, पिछले कल हमने डिस्कस किया था, पिछली एडिशन में डिटेल से हमने डिस्कस किया था। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, आपका भी अच्छा खासा रिवीजन यहाँ से हो जाएगा। टेलीग्राम पर अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर कैसे ज्वाइन करेंगे, अपना टेलीग्राम ओपन करना, वहाँ से सर्च करना @tollexam31, टेलीग्राम चैनल आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक अपडेट जो है वो मिल जाएगी, जो एग्जाम में आपकी हेल्प करेगी। इस वीडियो में इतना ही है। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।